हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड पढ़ रहे हैं और हम मुगल एम्पायर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। औरंगजेब के बाद में जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। अब हम कुछ राजस्थान, जो उस समय में राजपूताना के नाम से जाना जाता था, वहाँ के कुछ राजा वो दिल्ली में जिन राजाओं का शासन रहा उनके साथ में रहे या फिर कोऑपरेशन में रहे या अपोजिशन में रहे, इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर के राजस्थान के कुछ राजाओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो पहले राजा हैं वो है राव सेखा। देखो, जो महाराव सेखा है उनका जन्म 24 सितंबर 1433 एडी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोकल और उनकी माता का नाम निर्वाण था। जो राव मोकल है वो आमेर मतलब वर्तमान का जयपुर, वहां पर था कछवाहा वंश और उसी के अंडर आती थी एक जगह नान, वहां का मुखिया था कौन? राव मोकल। जब ये राव सेखा 12 साल का था उसी समय में उसके पिता ने, मतलब राव सेखा के पिता क्या नाम था? राव मोकल ने अपने बेटे राव सेखा को सारा उत्तरदायित्व दे दिया था 1445 एडी में, जब राव सेखा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल थी। उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर, मतलब जयपुर का जो राजा था उस समय वो था उदयकरण। उसने राव सेखा को एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? तो वो टाइटल था महाराव। महाराव टाइटल दिया गया राव सेखा को, किसके द्वारा? आमेर का राजा उदयकरण के द्वारा। एट द एज ऑफ 16 साल की जब राव सेखा की उम्र थी तो उन्होंने क्या किया कि सांखला राजपूत, ये सांखला राजपूत कहाँ कहाँ थे? नाहरचल में थे, मुल्तान में थे, सेवर में थे और इमर्स्ड विक्टोरियस, इन सब के ऊपर जब 16 साल की उम्र थी राव सेखा की तो राव सेखा ने इन सब के ऊपर अटैक किया और जीत हासिल की। दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन ऑफ महाराव सेखा। महाराव सेखा का पहला सफलतम जो सैनिक अभियान था वो ये था। 1473 से 1477 एडी तक राव सेखा ने पानी पठान को असिस्टेंस दिया, मतलब उसकी सहायता की, और नोपसिंह जातू, दादरी का नोपसिंह जातू के ऊपर और दूसरे जो जातू राजपूत थे उनके ऊपर जीत हासिल की। ये जो राव सेखा है उसने अपनी बाउंड्रीज को बहुत सारी जीत हासिल करके, जैसे इस्ताकरण तिलहासी, यहाँ तक उन्होंने अपनी जीत हासिल की युद्धों में, और फिर अपनी बाउंड्रीज को, अपनी सीमाओं को, अपनी फ्रंटियर को एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना। तिलहासी एंड बाई ऑक्यूपाइंग हिसार फ्रॉम हेडा खान कायम खानी से उन्होंने इसार को भी ऑक्यूपाई कर लिया था राव सेखा ने, और उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1449 एडी में राव सेखा ने अमृतसर को अपनी कैपिटल बनाया था और सेखा ने लॉर्ड जगदीश का मंदिर में, भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया इसी अमृतसर में, और शिकारगढ़ फोर्ट भी बनवाया 1477 एडी में। इसके बाद में ये जो राव सेखा है उसकी डेथ हो जाती है 1488 एडी में। कहाँ हो जाती है? रलावता में उसकी डेथ हो जाती है राव सेखा की, जहाँ पर एक छतरी बनाई गई है। किसमें? राव सेखा की याद में एक छतरी बनाई गई है। महाराव सेखा ने अपने पूरे जीवन में 52 युद्ध लड़े थे और he is considered to be the founder of शेखावत सब क्लैन ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। देखो, जो कछवाहा वंश था उसमें एक उपवंश बना, शेखावत उपवंश, ठीक है, उसका फाउंडर माना जाता है राव सेखा को। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया अगर क्वेश्चन आता है कि कछवाहा डायनेस्टी में जो शेखावत उपवंश बना उसका फाउंडर कौन था, तो राव सेखा था। राव सेखा की वाइफ का नाम था गंगा कुमारी और उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया अमृतसर में, जो किला है उसके जस्ट सामने, इन फ्रंट ऑफ अमृतसर फोर्ट के जस्ट सामने कल्याण जी का मंदिर बनवाया राव सेखा की पत्नी ने। अब दूसरे राजा हुए हमीर देव चौहान का शासनकाल 1282 एडी से 1301 एडी तक रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट राजाओं के हमें शासनकाल का पता होना चाहिए। देखो, बागभट के बाद में उसका बेटा जैत्र सिंह, जिसका नाम जयसिम्हा भी था, वो रणथंबोर का राजा बनता है। और जब जैत्र सिंह राजा बनता है, अपने शासनकाल के दौरान ही जैत्र सिंह अपॉइंटेड हिज
appointed his younger son Hamir Dev as his successor and enthroned him in 1282 AD। देखो, जैतर सिंह राजा बनता है। अब जैतर सिंह जब खुद राज्य पद संभाल रहा होता है, उसी समय अपने छोटे बेटे हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और 1282 में उसका राज्याभिषेक भी करवा देता है। जैसे ही हमीर देव सिंहासन को ग्रहण करता है, हमीर देव ने एक पॉलिसी अपनाई। किसकी? दिग्विजय की पॉलिसी अपनाई और मांडलगढ़ से उसने टैक्स करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बाई डिफीटिंग किंग अर्जुन ऑफ भीमराज के राजा अर्जुन को हरा करके मांडलगढ़ से टैक्स लेने लग गया हमीर देव चौहान। इसके अलावा ये हमीर देव चौहान है, उसने दक्षिण में परमार वंश का राजा था भोज, उसको भी हराया। एंड जब वो वापस लौट रहा था परमार वंश के राजा भोज को हरा करके, तो जब वापस उत्तर की तरफ लौट रहा था तो रणथंबोर लौटा वाया चित्तौड़, मतलब चित्तौड़ वाया चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, जिसको काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है, पुष्कर एंड चंपा, इन सारी जगहों से होता हुआ वापस लौटता है हमीर देव चौहान रणथंबोर में उसने एक कोटि यज्ञ यज्ञ करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उसने एक जीत हासिल की थी और उसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक कोटि यज्ञ परफॉर्म करवाया, एक यज्ञ करवाया। हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े और लगभग उनमें से 16 में उनको जीत मिली, तो ये काफी अच्छा उनका रेशो था। दिल्ली में जब जलालुद्दीन खिलजी राजा था तो वो देख रहा था कि हमीर देव की जो पावर है ना, क्योंकि साउथ में राजाओं को हरा करके वहाँ का अपना एम्पायर इंक्रीज कर रहा था, तो दिल्ली में जब जलालुद्दीन खिलजी वंश का राजा, उसको लग रहा था कि हमीर देव क्या कर रहा है, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उन्होंने रणथंबोर की तरफ आना उचित समझा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, जैन क्या है, रणथंबोर की तरफ आने से पहले जैन को पार करना पड़ता है और ये जैन ने मतलब पूरा एक जंगल सा है जिसने पूरे किले को घेर रखा है। बहुत सारे प्रयास करे जलालुद्दीन खिलजी ने और जब ये सुल्तान अपनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया तो उसने इस जो एक प्रक्रिया स्टार्ट की थी उसको बंद किया और दोबारा लौट गया कहाँ पर, दिल्ली की तरफ। जलालुद्दीन खिलजी रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन डिमोलिशिंग द स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर ऑफ हमीर देव। हमीर देव की जो कठोर सुरक्षा प्राचीर थी ना, उसको खत्म करने में, उसको नष्ट करने में अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा कौन, जलालुद्दीन खिलजी। फाइनली 1291 एडी में सुल्तान रणथंबोर किले को छोड़ देता है और वापस दिल्ली की तरफ लौट जाता है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं, जलालुद्दीन खिलजी की। अब 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा और उसका मतलब उसकी बेटी का हस्बैंड अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है राजा। वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और खुद दिल्ली का राजा बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी भी देखो इस बात को बिल्कुल टॉलरेट मतलब सहन नहीं कर पाया कि चौहान की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए उसने रणथंबोर को अपने अंदर नीचे लाने के लिए उसने क्या कर दी, योजना बनाना शुरू कर दी। किसने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेम टाइम पर क्या हुआ, ही गोट एन एक्सक्यूज टू अटैक द फोर्ट। देखो वो अटैक तो करना चाह रहा था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हमीर देव चौहान कितनी पावर क्यों इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसको एक कारण चाहिए था, एक्सक्यूज, एक कारण चाहिए था। अकॉर्डिंग टू हमीर महाकाव्य, ये जो हमीर महाकाव्य के अकॉर्डिंग ये बात है कि ये जो एक्सक्यूज था वो हमीर देव ने खुद ही दे दिया। हमीर देव ने क्या किया कि अलाउद्दीन का एक दुश्मन था, मंगोलियन रिबेल, मंगोल देश का निवासी था और जो विद्रोही था, विरोधी था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। और इस मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह को क्या किया, हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ पर आश्रय दे दिया और अपनी सेना को उसके साथ में लड़ने के लिए हर जगह भेज दिया। अब कारण मिल गया किसको, तो हमीर देव चौहान से लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या कारण मिला, क्योंकि उन्होंने एक मंगोलियन कमांडर जिनका नाम मोहम्मद शाह था उनको अपने यहाँ पर क्या दे दिया था, शरण दे दी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और इसका बदला लेने के लिए पहुंच गया हमीर के प्लेस पर। हमीर देखो ऐसा व्यक्ति था, जब भी उससे कोई प्रोटेक्शन मांगने आता था तो उसको मना नहीं कर पाता था और अलाउद्दीन इस चीज से बहुत ज्यादा क्रोधित था
और इसीलिए उसने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रॉयल आर्मी को भेजा, किसकी लीडरशिप में? उलुग खां और नुसरत खान की लीडरशिप में भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये रणथंभौर किले पर 1299 एडी में, जब 1299 एडी खत्म होने वाला था, उस समय रणथंभौर किले पर आक्रमण करते हैं। ये जो रॉयल आर्मी वो जैन के ऊपर आक्रमण करती है। इसको ऐसे बोला जाता है कि रणथंभौर की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उसके लिए एक चाबी है ये जैन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आता है कि की टू द रोड टुवर्ड्स रणथंभौर, तो जैन उसका आंसर आ जाएगा। इस समय में क्या हुआ कि जो हम्मीर देव है वो इन सब चीजों को क्या कर रहा था, मतलब उसने देखो जैसे ही वो साउथ में एक युद्ध जीत के आया, उसके बाद में वो कोटी यज्ञ करवा रहा था, उसके बाद में उसने साइलेंस रहने का मतलब मौन व्रत धारण कर रखा था। तो हमीर ने अपने 2 सोल्जर्स को, जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह, उसको भेजता है हमीर देव इस युद्ध से लड़ने के लिए। कौन से युद्ध से लड़ने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, क्योंकि मोहम्मद शाह को अपने यहाँ पर शरण दे दी थी हमीर देव चौहान ने। अब देखो इनके यहाँ से हमीर देव की तरफ से जाते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह, और उधर से हैं उलुग खां और नुसरत खां। ये दोनों के दोनों भीम सिंह और धर्म सिंह हरा देते हैं अलाउद्दीन की आर्मी को। अब भीम सिंह और धर्म सिंह जब हरा करके वापस रणथंभौर की तरफ आ रहे थे, तो उनको ये पता चलता है कि सेना जो है वो उनके पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही वो रणथंभौर के पास में पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि दुश्मन की जो सेना है वो तो दोबारा उनका पीछा कर रही है किले की तरफ। तो भीम सिंह ने क्या किया, धर्म सिंह को तो भेज दिया रणथंभौर कि आप जाकर वहां सूचना दो, और खुद जाकर के अपने शत्रुओं से भिड़ पड़ा। लेकिन इस समय जब ये अकेला भीम सिंह लड़ रहा था, तो उलुग खान ने राजपूत आर्मी को हरा दिया, और इसमें भीम सिंह की हत्या हो जाती है। जब वो लड़ रहा था तो उसको मार दिया जाता है। अब उलुग खां हरा तो देता है भीम सिंह को, लेकिन वो रणथंभौर की तरफ नहीं जाता और वापस दिल्ली लौट जाता है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के साथ में एक बहुत बड़ी आर्मी, मैसिव मतलब बहुत बड़ी आर्मी भेजता है रणथंभौर को आक्रमण करने के लिए, उसको जीतने के लिए। ये जो आर्मी है वो रणथंभौर किले को पूरी तरह से घेर लेती है, और इसकी दीवारों को, रणथंभौर का जो किला है उसकी दीवारों को तोड़ने लग जाती है। इसी समय क्या होता है, उलुग खां और नुसरत खां ये थे अलाउद्दीन के सेनापति। तो नुसरत खां की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी तरफ से रणथंभौर किले की तरफ से एक तोप चलाई जाती है, और उस गोले की वजह से जो गोला आकर गिरता है उस आग में जल जाता है नुसरत खां। अब जब तुर्किश आर्मी को इस बात का पता चल जाता है तो वो भागने लग जाते हैं इस चीज से। इन सब को देख करके उलुग खां नुसरत खां की जो न्यूज है उसको भेजते हैं दिल्ली, और बताते हैं कि आर्मी जो है वो भाग रही है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आना पड़ेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि आप और ज्यादा सेना यहाँ पर भेजो। अब अलाउद्दीन खिलजी इस बात को देख लेता है कि वहां पर जो सिचुएशन है ना वो तो काफी इंटेंस हो गई है, काफी गंभीर हो गई है, इसलिए खुद ही चार्ज टुवर्ड्स रणथंभौर विद ए लार्ज आर्मी। तो एक बड़ी सेना लेकर के खुद वहां पर आ जाता है रणथंभौर की तरफ। अब इस किले को पूरी तरह से घेर लिया गया। ये जो बुरी तरह से सीज किया गया ना, वो कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। लेकिन जैसे ही बारिश का दिन आने लगा तो ये बात होने लगी कि दिल्ली और अवध में भी वहाँ का जो सुल्तान है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बहुत सारे रिवोल्ट्स होने लग गए हैं। अब ये अलाउद्दीन खिलजी को ये कंसर्न, ये चिंता होने लगी कि ऐसे तो होगा मैं रणथंभौर को जीतने के लिए मेरे हाथ से दिल्ली चला जाएगा। तो उसने युक्ति बनाई, ट्रेजन मतलब चाल चलने की कोशिश की, इसकी एक योजना बनाई। उसने रणथंभौर को एक चाल से, एक उपाय से उसने जीतने की, कंकर मतलब जीतना, और ये निश्चय किया कि मैं किसी चाल से इसको रणथंभौर को जीतूंगा। अब अलाउद्दीन ने हमीर को एक मैसेज भिजवाता है अलाउद्दीन कि मैं आपके साथ में अलायंस करना चाहता हूं। अलायंस होता है समझौता, एग्रीमेंट, संधि। हमीर अपने 2 कमांडर्स को, जिनका नाम है रणमल और रतिपाल, वो भेजता है कि आप वहां पर जाओ, एक अलायंस करके आओ। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रणमल और रतिपाल को क्या दे देता है, ब्राइब, मतलब उनको लालच दे देता है, उनको घूस दे देता है, और पूछ लेता है कि आप मेरे फेवर में काम करो, अगर फोर्ट को हम हमारे कंट्रोल कर लेंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे।
अब इन दोनों की धोखेबाजी, ये दो कमांडर जिनको हमीरदेव चौहान ने भेजा था, जिनका नाम रणमल और रतिपाल था, उन दोनों की धोखेबाजी के कारण से जो तुर्की सेना है वो सीक्रेट रोड, सीक्रेट रास्ता जो सीधा किले के अंदर जाता है उसके बारे में पता कर लेते हैं और तुर्किश आर्मी, टर्की का ही तो था ये खिलजी वंश, वो पहुंच जाती है किले के अंदर उस सीक्रेट गुप्त रास्ते के द्वारा। अब इससे क्या होता है, हिस्टोरियन ने ये बात बताई है, जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये बात बताई है कि मुस्लिम लोगों ने काफी दिनों तक, लगभग 1 साल तक इस किले को घेरे रखा, जिसके कारण से यहाँ पर अन्न की काफी कमी हो गई थी, बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। स्केर्सिटी मतलब कमी, फोर्ट के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और इस स्थिति में हमीरदेव ने यह निश्चय किया कि देखो, दरवाजे को बंद रखने से कुछ नहीं होने वाला, अब दरवाजा खोलो और दुश्मन के ऊपर अटैक करो। अटैक से पहले ही जो राजपूत वीमेन है, जो राजपूत महिलाएं हैं, उन्होंने जल जोहर किया। किसके गाइडेंस में, किसके नेतृत्व में? हमीरदेव की रानी का नाम था रंगदेवी और उनकी बेटी का नाम था पदमला। इसके नेतृत्व में जो राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने जल जोहर किया और जो राजपूत सोल्जर्स हैं उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए और दरवाजे खोल दिए गए उसके किले के। एक बहुत ही खतरनाक उग्र बैटल हुई दोनों के बीच में, जिसमें जो हमीरदेव हैं वो शहीद हो गए थे। देखो, ये जो प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं पहले क्या करती हैं, जोहर करती हैं और पुरुष केसरिया धारण करते हैं, अगर ये दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं तो इसको बोलते हैं साका। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि साका क्या है, तो जौहर और केसरिया दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं तो उसे बोलते हैं साका। अगर इनमें से एक प्रक्रिया, जैसे जौहर कर लिया महिलाओं ने और पुरुषों ने केसर धारण नहीं किया, या पुरुषों ने केसरिया धारण कर लिया, महिलाओं ने जौहर नहीं किया, तो उसको बोल देते हैं अर्ध साका। ऐसा साका राजस्थान में जैसलमेर के किले में हुआ है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, अब देखो हमीरदेव चौहान मर गया, अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले के ऊपर 11 जुलाई 1301 को अपना जो शासन है उसको एस्टेब्लिश कर लिया था। अलाउद्दीन ने क्या किया, रणमल और रतिपाल जिन्होंने धोखा दिया था हमीरदेव को, उसको भी मरवा देता है और ये कहते हुए, ये कमेंट करते हुए, टिप्पणी करते हुए बोलता है कि जो अपने मालिक के सगे नहीं हो सके वो हमारे लिए भविष्य में कैसे विश्वासी हो सकते हैं। रणथंबोर का जो युद्ध हुआ उसमें एक स्कॉलर, एक विद्वान अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रणथंबोर के युद्ध में कौन सा विद्वान साथ था, तो वो था अमीर खुसरो। देखो, हमीरदेव ऐसा बंदा था कि वो अपने शब्द रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अपनी पूरी फैमिली को भी सेक्रीफाइस, उसका भी त्याग कर सकता था। और अगर उसने एक बार किसी बंदे को उसकी सहायता करने का वचन दे दिया तो वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटता था। मतलब अपने वचन का बहुत ज्यादा पक्का था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में जो लोकल लैंग्वेज है, देसी भाषा है, उसमें ये बात भी कही जाती है कि सिंह सावन सतपुरुष वचन, कदाली फलात इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये जो देखो, एक मिनट, जो हमीरदेव थे, हमीरदेव चौहान, उनके पिता का नाम था जयसिंह और जयसिंह ने 32 साल तक शासन किया था। तो उनके 32 साल के शासन की याद में हमीरदेव ने 32 खंभों की एक छतरी बनाई थी रणथंबोर के किले में ही, जिसको आज भी न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी का नाम पदमला था और अपनी बेटी के लिए उन्होंने एक पदमला तालाब का भी निर्माण करवाया था। एक कवि रहता था उनके हमीर के कोर्ट में जिसका नाम था विजयादित्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और पद्मला तालाब कैसे बनाया, न्याय की छतरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। हमीर की डेथ के बाद में द रूल ऑफ चौहान ऑफ रणथंबोर केम टू एन एंड। मतलब रणथंबोर के जो चौहान वंश थे उनका अंतिम राजा जो था वो था हमीरदेव चौहान। उसके बाद में रणथंबोर में चौहान वंश का अंत हो जाता है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।